आज भी हम लाए हैं परसेप्शन से ही महत्वपूर्ण जानकारियों को मतलब थ्योरी को बताने जा रहे हैं। प्रत्यक्षण के प्रमुख उपगाम या सिद्धांत कितने होते हैं, कौन कौन से हैं, ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। मेजर अप्रोच और थ्योरीज ऑफ परसेप्शन मुख्य कितने हैं तो 7 तरह के उपगाम या सिद्धांत दोनों कह सकते हो, अप्रोच या थ्योरी का प्रतिपादन किया है। पहला पॉइंट आते हैं वो कौन सा है, तो 7 है, प्रमुख या मुख्य कहें दोनों एक ही है। वो 7 थ्योरी कौन कौन से है परसेप्शन के अंतर्गत। पहला पॉइंट आता है प्रत्यक्षण का दैहिक उपगाम या सिद्धांत, फिजियोलॉजिकल अप्रोच और थ्योरी ऑफ परसेप्शन से। दूसरा पॉइंट क्या है, गिब्सन द्वारा प्रतिपादित प्रत्यक्षण का प्रत्यक्ष सिद्धांत या परिस्थिति संदर्भ, गिब्सन डायरेक्ट थ्योरीज ऑफ परसेप्शन एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तीसरा पॉइंट आता है सूचना संसाधन उपगाम, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। चौथा पॉइंट आता है गेस्टाल्ट उपगाम या सिद्धांत जो कि हमने पहले पढ़ा चुका है। पांचवा पॉइंट आता है व्यवहारवादी उपगाम या सिद्धांत, बिहेवियरिस्टिक्स अप्रोच और थ्योरी। छठा पॉइंट आता है निर्देश अवस्था सिद्धांत, डायरेक्टिव स्टेट थ्योरीज। सातवां पॉइंट आता है वो कौन सा है परसेप्शन के अंदर, कृत्रिम बुद्धि उपगाम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्रोच। आइए पहला थ्योरी को समझते हैं, प्रत्यक्षण का दैहिक उपगाम या सिद्धांत के बारे में। ये जो पहला थ्योरी है ना, पहला थ्योरी का व्याख्या न्यूरोदैहिक प्रक्रम के रूप में की जाती है। जब कोई उद्दीपक से व्यक्ति का ज्ञानेंद्रिय प्रभावित होता है तो उसमें तांत्रिका आवेग उत्पन्न हो जाता है जो मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्र में पहुंचता है। पहला जो ये थ्योरी मैं आपको बता रही हूँ प्रत्यक्षण का दैहिक उपगाम का सिद्धांत, जो कि है ज्ञानेंद्रियों से लेकर मस्तिष्क तक होने वाली प्रक्रियाओं को न्यूरोदैहिक कहा जाता है। इस थ्योरी में हैव का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हैव 1949 प्रत्यक्षण का अधिकतर अंश जन्मजात ना होकर अर्जित होता है। इसकी व्याख्या करने के लिए उन्होंने अनुबंध कंडीशनिंग के समान एक नियम का प्रतिपादन किया है। हैव का मत है कि केंद्र तंत्रिका तंत्र के विशेष क्षेत्र की कोशिका के उत्तेजित होने की प्रक्रिया पर प्रत्यक्षण निर्भर करता है। जब तक उस विशेष कोशिका में उत्तेजन नहीं होगा प्रत्यक्षण नहीं होगा। ये किसका मानना है, तो हैव का मानना है, क्योंकि यह नियम यह बतलाता है कि एक क्षेत्र के कोई विशेष कोशिका नहीं बल्कि सभी कोशिका एक साथ उत्तेजित होती है, क्योंकि उसमें अनुक्रिया उत्पन्न करने की अंतःशक्ति लगभग एक समान होती है। जबकि गेस्टाल्टवादियों का मत है कि प्रत्यक्षणात्मक अनुभूति जन्मजात होती है और हैव का मानना है कि ये जन्मजात ना होकर ये अर्जित होता है। इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि ले लेते हैं कि कोई इंसान है जो कि जन्म से ही मोतियाबिंद से ग्रसित है। ऑपरेशन के बाद जब वे प्रथम बार देखना प्रारंभ करता है तो वे लोग दो आकृतियों के बीच में विशेष प्रयास करने पर भी विभेद नहीं कर पाते हैं, परंतु उन आकृतियों को स्पर्श कर विभेदित कर लेते थे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं वन मानुष का एग्जाम्पल लेते हैं। वन मानुष को अंधेरे में रखकर पालने पोषने के बावजूद भी वे आकृतियों का प्रत्यक्षण लगभग कर लेते थे। हैव ने इन दोनों की प्रयोगों के परिणामों को ठीक ढंग से विश्लेषण किया और पाया कि यद्यपि ऐसे प्राणियों द्वारा आकृतियों की पहचान कर उन्हें विभेद कर लिया जाता है, फिर भी उनका प्रत्यक्षण इतना स्पष्ट नहीं होता जितना कि एक सामान्य प्राणी का जिन्हें जन्म से ही पर्याप्त रोशनी में रखकर पाला पोषा गया था। हैव का यह भी मत था कि ऐसे मनुष्य या पशु को ट्रेनिंग या प्रशिक्षण की जितनी आवश्यकता होती है उतनी आवश्यकता समान पशु या मनुष्य को नहीं होता है। हैव के अनुसार कोशिका संग्रह के अभाव में किसी प्रकार का प्रत्यक्षण संभव नहीं है। इस तरह से कोशिका संग्रह प्रत्यक्षण का एक मौलिक इकाई है तथा साधारण प्रत्यक्षण का एक दैहिक आधार भी है। मान लेते हैं कि कोई परियोज्य एक त्रिभुज पर देखता है और अपनी आंख ए बिंदु पर केंद्रित करता है। इस तरह से केंद्रीयकरण से परियोज्य के कोशिका संग्रह की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यहाँ व्यक्ति में ए बिंदु का प्रत्यक्षण होगा तथा साथ ही साथ उसमें दो अन्य कोण बी और सी का भी प्रत्यक्षण होता है। इसी तरह से उस समय भी उत्पन्न होगा जब आप अन्य कोण या सी ले ले या बी ले ले, एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो तीनों कोनों पर बारी बारी से ध्यान केंद्रित करने पर एक अनियमित तांत्रिका संग्रह उत्पन्न होगा। ये तीनों तरह की कोशिकाएं संग्रह ए बी सी विशेष तरह की पेश क्रिया या नेत्र गोलार्ध की गति संबंधित होती है। सच्चाई यह है कि व्यक्ति में त्रिभुज का ये जो आकार देख रहे हैं ना, त्रिभुज का एक कोण से दूसरे कोण, दूसरे से तीसरे कोण में जा रहे हैं, जो कि प्रत्यक्षण हो रहा है, वो भी दैहिक है, जो कि एक क्रम से या फिर में एक दूसरे से मिलते हैं और बारी बारी से नजर हमारा ध्यान जाता है। मदद से एक तरह का अंतः सहायक की प्रक्रिया अर्थात इन तीनों की कोशिका संग्रह के बीच संधि स्थलीय संबंध की प्रक्रिया होने लगती है। इस तरह की अंतः सहायक की प्रक्रिया से एक नया श्रेष्ठ तंत्र का विकास होता है जिसे हैव ने अंग्रेजी के छोटे टी अक्षर की संकेतिक किया है। टी संपूर्ण प्रत्यक्षण का घोतक है। इस तरह से उपयुक्त उदाहरण में टी कोशिका का एक संग्रह है जिसे पूरे त्रिभुज का प्रत्यक्षण होता है। इस पूरे त्रिभुज के प्रत्यक्षण को त्रिभुज के तीनों कोनों के प्रत्यक्षण से भिन्न माना जाता है। इस त्रिभुज को देखते हैं और देखते हैं आगे क्या। ऐसे ए बी और सी ये त्रिभुज को हम लोग देख के कहते हैं एक कोना पे गए दूसरे कोना पे गए, इसे बारी बारी से देखते हैं और प्रत्यक्षण करते हैं। ये दैहिक के अंतर्गत आता है और इस तरह की अवस्था क्रम बन जाता है। इस अवस्था क्रम से यह पता चलता है कि किस वस्तु का संपूर्ण प्रत्यक्षण क्षणिक होता है तथा उस वस्तु के अन्य भागों के प्रत्यक्षण के से एकांतरित होता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हैव अप्रोच और गेस्टाल्ट अप्रोच के बीच तुलना कर कुछ दो बिंदुएं ऐसी हैं जिन पर हैव का श्रेष्ठता बना हुआ है।
हैव उपगाम में पहला पॉइंट को ले लेते हैं। हैव उपगाम में व्यक्ति क्या प्रत्यक्षण करता है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि व्यक्ति क्या प्रत्यक्षण करता है। ठीक है, हैव उपगाम में प्रत्यक्षण में गत अनुभूतियाँ तथा सीखने के महत्व पर पर्याप्त बल डाला गया है। ये दो चीज़ पर हैव का महत्वपूर्ण श्रेष्ठ बना हुआ था कि इंसान क्या प्रत्यक्षण करता है, दूसरा गत अनुभूति पास्ट एक्सपीरियंस तथा सीखने के महत्व पर पर्याप्त बल डालता है। हैव के उपगाम या अप्रोच थ्योरी में दोष को भी देखा गया है, जो कि दोष के अंतर्गत क्या आता है। हैव उपगाम की मान्यता इतनी स्पष्ट तथा दैहिक है कि उसके लिए ये क्या है तो दोष बताया जा रहा है। दैहिक है कि उनके लिए प्रयोगात्मक सबूत इकट्ठा करके उसकी स्थिति को मजबूत करना मनोवैज्ञानिक के लिए अब तक संभव नहीं हो पाया है। दूसरा पॉइंट को देख लेते हैं, जो कि हैव के दोष के बारे बताया। जैसे गुण दोष होता है ना, तो गुण कुछ दो बता चुके हैं, और दोष के अंतर्गत क्या आते हैं तो वो कुछ पॉइंट है, वो भी मैं बता रही हूँ आपको। तो दूसरा पॉइंट है हैव उपगाम में वही अवगुण है जो कुछ हद तक गेस्टाल्ट उपगाम में है। दूसरे शब्दों में हैव द्वारा प्रतिपादित उपगाम में संपूर्ण अंश जो होता है संभ्रांति मतलब हॉल पार्ट कंफ्यूजन व्याप्त है। हैव ने अपने सिद्धांत में यह भी कहा है कि टी का जो प्रत्यक्षण एक तरह का नया श्रेष्ठ तंत्र का, ना कि वस्तुओं के विभिन्न अंशों के प्रत्यक्षण का योग्य है। जो टी का बात की है, टी वास्तव में वस्तुओं के अंशों के प्रत्यक्षण का योग्य ही है, मतलब देखने का नजरिया ही है। एक तरह से प्रत्यक्षण देखने का नजरिया को ही परसेप्शन कहा जाता है ना, तो बस यहाँ देखने के नजरिया की बात कर रही है, वो किस तरह से इंसान कब क्या परसेप्शन करता है, महत्व ये बताया जा रहा है। हैव के थ्योरी में कुछ आलोचकों का मत है कि हैव के उपगाम में कोशिका संग्रह मतलब सेल असेंबली तथा अवस्था क्रम के जो संप्रदाय है वे अस्पष्ट है तथा इनका स्पष्ट दैहिक आधार मानव में नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार से आज हम अपना प्रत्यक्षण का दैहिक उपगाम है वो कंप्लीट करते हुए विदाई लेती हूँ। देखने के लिए